तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। स्वयं बापूराव को बोध से, अरविंद पुरी को कोरतला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। मिस्र में एल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कनाडा के साथ संबंधों पर कहा, कनाडा की कुछ नीतियों से है समस्या, स्थिति के जल्द बेहतर होने की जताई उम्मीद। संसद में सवाल के पूछने के बदले रिश्वत लेने का मामला। महुआ मोइत्रा से टीएमसी ने अपना पक्ष रखने को कहा। संसदीय समिति की जांच पूरी होने के बाद पार्टी लेगी फैसला। बीजेपी ने कहा, मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती तृणमूल कांग्रेस। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजर सकता है तेज। भक्ति और उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। और खेल की खबरों में वनडे विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआती झटके के बाद संभला न्यूजीलैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी ने संसदीय जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मामले में उचित कदम उठाने की बात कही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने इस विवाद को लेकर महुआ से अपना पक्ष रखने को कहा था। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मामला एक सांसद से जुड़ा है और इसकी जांच उचित संसदीय फोरम पर हो रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। ध्यान रहे कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से रिश्वत और उपहार लेने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पहले तय करती है कि संसद में कौन सा सांसद क्या कहेगा। उन्होंने टीएमसी के जरिए इस मामले में दूरी बनाने पर भी सवाल खड़े किए। महुआ मोइत्रा लोकसभा में जो टारगेट करके पीएम को इतनी भला बुरा बोला, उसका समय टीएमसी ने अलॉट किया था। पार्टी अलॉट करती है कि उसका कौन सा एमपी क्या बोलेगा, तो अब टीएमसी अपने आप से पल्ला झाड़ना चाहती है। पूरा किस्सा बाहर आ चुका है, कैसे पैसा देकर उनसे करवाया गया और नरेंद्र मोदी जैसे ऋषि जैसे प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, गोशमहल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट से अमराजुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगा स्त्रावरी, रामागुंडम सीट से कुदलू संध्या रानी के नाम शामिल हैं। पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर जो वादे पिछली बार किए थे, उन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान क्यों पूरा नहीं किया गया। हम वादे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं।
जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके, ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। इस वॉर में होर्डिंग्स, ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा जुबानी जंग ने भी अपनी जगह बना ली है। चुनावी दंगल में किस पार्टी के वायदों, पोस्टर और हकीकत में कितना दम है, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। भरोसा बरकरार कांग्रेस सरकार, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार। आवास न्यास योजना, दमन के 15 साल, भरोसे के 5 साल। बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इन पोस्टरों से रायपुर के कांग्रेस दफ्तर और शहर सजे हुए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जुबानी जंग के जरिए कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पहले भी हमारा नारा था, तब भी नारा था कि भूपेश हैं तो भरोसा है। ये नारा छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था और आज भी हम उस नारे पे कायम हैं कि भूपेश हैं तो भरोसा है। दूसरा हमारा नारा था भरोसे की सरकार। तीसरा हमारा नारा था हैं तैयार हम। ये हैं तैयार हम, ये हमारे चुनाव की टैगलाइन है और हम छत्तीसगढ़ के चुनाव को पूरी तरीके से सकारात्मक और अपने कामों पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहस हो कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इसलिए हम अपने पोस्टर में उसको स्थान दिया। हम चाहते हैं कि बहस हो छत्तीसगढ़ में धान की कीमत देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे पोस्टर में धान दी। हम चाहते हैं बहस हो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम है, हमारे पोस्टर में हमने बेरोजगारी को, हमने तेंदुपत्ता बोनस को, हमने 67 से अधिक वनोपज खरीदी को, वन अधिकार पट्टे को, तमाम ऐसी योजनाएं 36 में से 34 योजनाएं हमने पूरी की है। हम उसकी बात करें। पलटवार में भाजपा ने पोस्टरों के बजाय ट्विटर, सोशल मीडिया और सियासी हमले के जरिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ने में जुटी है। भाजपा ने कहा, लबरा भूपेश, शराबबंदी, भूमि का 4 गुना मुआवजा, संपत्ति कर आधा और सनातनी समाज को आरक्षण पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। कांग्रेस के सारे वायदे चुनावी जुमले साबित हुए। भाजपा नेता अजय चंद्रकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नारों में भूपेश से भरोसे के बदले उनके घोटाले जनता की जुबानी बन गए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ही निगेटिव है। वो केंद्र सरकार के आरोप लगा के अपनी बात करने की कोशिश कर रही, चाहे मौखिक हो, चाहे वो पोस्टर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो। भूपेश बघेल अपनी उपलब्धियों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 5 साल के उन्होंने हवाई काम किए। 5 साल क्या सत्ता की कुर्सी पर ही बैठे रहे कि कोई उनकी उपलब्धि? अपनी उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही सरकार, ये पहली बार देखा गया। आज की बात बता रहा हूं, रसोइयों का उन्होंने वेतन बढ़ाया है, मध्याह्न भोजन के 1 साल से अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे जो राज्य सरकार के इशू हैं उन पर बात करें ना। उनको बताना चाहिए कि उनके अधिकारी IAS अधिकारी हैं या उनके विभाग के सचिव हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये लोग जेल में क्यों हैं? इस पर चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर ट्विटर के जरिए सबसे बड़ा झूठ लिखा तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बता दिया।
चुनावी विश्लेषक ट्विटर और पोस्टर वॉर को सियासी सरगर्मी का हिस्सा बता रहे हैं, जिस पर दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में हैं। वो सभी चीज़ों को कैटेगराइज करके बांट करके और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय से पिछले 6 महीने से कांग्रेस जो है इसमें प्रयासरत रही और कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रही है। लेकिन आपको इसके तुलनात्मक तौर पर अगर मुख्य प्रतिद्वंदी माने भाजपा को, तो उन्होंने इसकी जगह पर मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर डिजिटल वार को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए कई चीजें हैं, सरकार को टारगेट करते हुए कुछ चीजें हैं, घोटालों के आरोप जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर के बातें हैं। तो वर्तमान दौर में एक सड़क पर लड़ाई है और एक आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लड़ाई है। तो दोनों लड़ाइयों के बीच में कौन सा बेहतर साबित होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा ना। दरअसल चुनाव में बीजेपी अलग अलग तरीके से कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी क्रम में होर्डिंग्स शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस के 5 साल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस पोस्टर वॉर से छत्तीसगढ़ के अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सियासी दलों के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यहां कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ना है और कांग्रेस को अपने दुर्ग को बचाना है। और ये जनता है कि सवाल पूछ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज 5 दशक पहले की तुलना में कई बेहतर स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमें विकासवादी दृष्टिकोण के साथ साथ निर्भीक सोच दोनों की आवश्यकता है। There has been a lot of evidence to show, and really there's no question whether we are speaking from the perspective of India or from the perspective of the world, that we are far better off today than we were a decade or 2 or 5 before. Yet, precisely because every set of solutions throws up a new generation of problems, we constantly dissect, analyze, debate, and sometimes even agonize. The really good people in my business, however, also imagine, anticipate, and foresee. So today, we need both an evolutionary approach as well as audacious thinking, however contradictory that might seem. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। A second contributor to volatility is conflict in a globalized world where consequences spread far beyond the immediate geography. We have already experienced this in respect of Ukraine. The ripple impact of what is taking place right now in the Middle East is still not entirely clear. In different regions, there are smaller happenings whose impact is not inconsequential. In the domain of violence, there is also the less formal version, if you would, that is very pervasive. I speak here of terrorism, which has long been honed and practiced as a tool of statecraft. The basic takeaway for all of us is that given the seamlessness of our existence, any expectation that conflicts and terrorism can be contained in their impact is no longer tenable. साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कनाडा में भारतीय वीजा सेवा स्थगित करनी पड़ी है। Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas.
जन सेवाओं की जानकारी की पहल के बारे में कांग्रेस के सवालों को भाजपा ने खारिज कर दिया है। ध्यान रखिए, कांग्रेस ने सभी जिलों में अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर नियुक्त करने की खबरों पर सवाल उठाए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह भले ही कांग्रेस के लिए नई बात हो, लेकिन जन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तमाम योजनाओं का लाभ सभी को मिले, तो इस पर किसी भी गरीब हितैषी को आपत्ति नहीं हो सकती। मगर कांग्रेस के दिमाग में तो बस एक ही बात रहती है कि किस प्रकार गरीब को गरीब ही रखा जाए, इसलिए वो इस पहल का विरोध कर रही है। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि योजनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवक जमीनी स्तर पर काम करें। यदि आप शासन का मूल्य सिद्धांत नहीं है तो क्या है? जहां तक रथ के विरोध की बात है तो यह रथ युद्धपोत को व्यक्तिगत नौकाओं के रूप में प्रयोग करने के मुकाबले जन संसाधनों का उचित प्रयोग है। वहीं भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 की उड़ान मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर छठी उड़ान तेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ ने ड्रोन की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त अभियान में एक गांव के बाहर खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बरेली के गांव डबोरा गंगापुर की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका दीपमाला पांडे अपने प्रयासों से दिव्यांग बच्चों की जिंदगी में उजियारा लाने का काम कर रही हैं। दीपमाला ने अभी तक 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में उनके इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। दीपमाला ने वन टीचर वन कॉल अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का स्कूल में दाखिला कराती हैं और शिक्षकों को बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए प्रेरित करती हैं। और अब यह अभियान और वृहद हो गया है। वह अब इन दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए भी काम करती हैं। वह यह काम हॉप अभियान के जरिए कर रही हैं। वन कॉल दिव्यांग बच्चों के नामांकन से हमने स्टार्ट किया था 2015 में, और उसमें उस समय हमने लगभग 800 बच्चों का एडमिशन करवाया था और 350 शिक्षक जुड़े हुए थे। लेकिन अब बच्चों के नामांकन के साथ साथ हम लोग बच्चों के पुनर्वास पे भी कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी जो टीम जो है उसमें टीचर्स के अलावा हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर को हमने जोड़ा हुआ है होपलाइन के नाम से। हमारा अब जो अभियान है वो नामांकन तक सीमित नहीं है, क्योंकि सरकार भी इस पे काफी फोकस कर रही है। तो अब हमने काउंट करना छोड़ दिया है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कितने बच्चे हम रिहेबिलिटेट कर पा रहे हैं, कितने बच्चों को डिवाइसेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कितने लोग को थेरेपीज दे पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे कर रहे हैं, और होपलाइन के थ्रू अभी तक लगभग 200 से 250 बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज करने में मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कला के रहने वाले राजेश कुमार प्रजापति, जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत हृदय रोग जैसी बीमारी का इलाज हुआ था, और अब वो स्वस्थ हैं और अपना काम भी नियमित रूप से कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एक एपिसोड में बातचीत कर राजेश कुमार प्रजापति का हाल पूछा था। राजेश कुमार प्रजापति आज भी परिवार के साथ नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं और काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से बात करके बहुत अच्छा लगा और जो ये योजना निकाली है ये बहुत अच्छी निकाली है और उनसे बात करके मेरे दिल में इतनी खुशी हुई है कि आज मैं यहाँ मामूली सा आदमी हूँ और प्रधानमंत्री स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे उनके बात करने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। जो आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत जो मेरा इलाज हुआ है वो बहुत सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी संडे आता है 11 बजे से पहले मैं टीवी खोल के बैठ जाता हूँ। मुझे उनकी बातें सुनने में इतना अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से बातें करते हैं देश के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे परिवार के बारे में और दूसरों के लिए भी पूछते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे परिवार का कैंडिडेट मुझसे बात कर रहा है। चक्रवाती तूफान तेज अब अति गंभीर चक्रवात में तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तूफान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अलगैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजरने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवाती तूफान तेज पर जानकारी देते हुए कहा कि 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। तारीख के अंदर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है लगभग सभी जगह पर। और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सी कंडीशन जो है अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे अशांत है, वेरी रफ सी कंडीशन चल रहा है। और कल ये सी कंडीशन वेस्ट सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे वेरी रफ टू हाई हो सकता है। तो ऐसे सी कंडीशन, स्क्वाली विंड स्पीड फिशरमैन के लिए सेफ नहीं है और शिप के लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो तुरंत 23 तारीख से पहले वापस आ जाना चाहिए। और आइए बात करते हैं नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। भारतीय सांस्कृतिक संघ और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उत्साह और उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाई गई। कोलंबो के श्री मानिक विनायकर कोविल में महाअष्टमी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने आस्था और श्रद्धाभाव के साथ पूजा अर्चना की। इससे पहले पिछले हफ्ते भी भारतीय समुदाय ने होटल ताज समुद्रा में डांडिया नाइट का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्यौहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि
आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। वहीं वनडे विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर करीब 263 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। तीसरे ओवर में सिराज ने ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने विलियम को बोल्ड किया। इसके बाद सचिन रविंद्र और मिशेल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। सचिन रविंद्र ने 87 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। सचिन को मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड का चौथा विकेट टॉम लॉथप के रूप में गिरा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर बनी हुई है। नवाबी शहर फर्रुखाबाद अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ये शहर विशिष्ट रामलीला के माध्यम से देश को राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। फर्रुखाबाद में एक और जहां 5 मुहर्रम का ताज़िया शहर की श्री रामलीला परिषद द्वारा उठाया जाता है, तो वहीं श्री राम बारात की झांकी शहर की मुहर्रम कमेटी की ओर से निकाली जाती है, जिससे कौमी एकता का एक सकारात्मक संदेश समाज को जा रहा है। फर्रुखाबाद की रामलीला एकता की प्रतीक रही है। इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह कौमी एकता का प्रतीक है। फर्रुखाबाद में मुहर्रम कमेटी श्री रामलीला के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और विशेष रूप से श्री राम बारात की झांकी मुहर्रम कमेटी की ओर से ही निकाली जाती है। रामलीला परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी ने कहा कि मुहर्रम कमेटी के तमाम सदस्य श्री राम लीला झांकी और बारात को बड़े उत्साह से निकालते हैं। फतेहगढ़ की हमारी मुहर्रम कमेटी है, उस मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री और अन्य पदाधिकारी के साथ में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हमारे यहाँ आते हैं राम बारात में, और वो पहली झांकी की और आरती उतार के उसको प्रस्थान करते हैं। रामलीला कमेटी के सदस्य धीरज दुबे का कहना है कि मुहर्रम कमेटी के सदस्य ही श्री राम बारात के लिए प्रथम आरती करते हैं और भव्य झांकी की तैयारी करते हैं। हम लोग जो भगवान श्री राम के लिए ये सुंदर सी तैयारी आज जो राम बारात में कर रहे हैं, इसी के साथ हमारे जो मुहर्रम कमेटी के लोग हैं वो भी भगवान श्री राम के लिए सभी लोग उपस्थित होते हैं दरबार में और बड़ी सुंदर सी आरती के साथ प्रथम झांकी के साथ भगवान श्री राम का भव्य स्वागत करते हैं। रामलीला कमेटी के मंत्री रवीत कुमार का कहना है कि पूरे देश को फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब से सीख लेनी चाहिए। जो गंगा जमुना तहजीब हमारे फर्रुखाबाद में देखने को मिलती है, ये उम्मीद सारे देश से करते हैं, उनको भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। फर्रुखाबाद की रामलीला न केवल अपनी भव्यता की वजह से खास है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द का भी संदेश दे रही है। यहाँ लोग पंथ और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर रामलीला का मंचन देखने पहुँचते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। दुर्गा पूजा पंडालों में दिव्य और आभापूर्ण मां की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। दर्शन के अभिलाषी बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग हर ओर कृपा स्वरूप मां की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। महाअष्टमी के मौके पर आज गाजियाबाद में भी लोग दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की आराधना के लिए पहुंचे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।